हेयर फॉल के कई कारण हो सकते हैं और उसके कारणों पे ही डिपेंड करता है कि आपका हेयर फॉल कैसा है। हेयर बाल बीच से टूट रहे हैं या जड़ से टूट रहे हैं, रीगेन होंगे या नहीं, सिवियरिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि एक साथ बहुत सारे बाल झड़ रहे हों या क्रॉनिकली या बहुत लंबे टाइम से धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे हों और आपके बाल वापस रीग्रोथ नहीं हो रही हो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर क्लिनिक भोपाल से। और इस वीडियो में मैं इसी बारे में और डिटेल में डिस्कस करूँगी। हर एक कॉज को एक्सप्लेन करूँगी और उसके साथ रीग्रोथ होगी या नहीं ये भी बताऊँगी। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है जेनेटिक, यानी कि हेरिडिटरी, अनुवांशिक। इसको हम मेडिकल टर्म में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। जब मेल्स में होता है तो इसे कहते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस और जब फीमेल्स में होता है तो इसे कहते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें बाल धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बालों के जो फॉलिकल्स यानी कि जड़ें होती हैं वो सिकुड़ती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, हेयर की रीग्रोथ कम होती जाती है और आपको बाल्डनेस दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मेल्स में होता है तो यूजुअली ये एंगल से स्टार्ट होता है और उसके अलावा वर्टेक्स से, और अगर फीमेल्स में होता है तो या तो ओवरऑल थिनिंग हो सकती है या तो जो बीच की पार्टिंग है यानी कि जो मांग है वो चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी रीग्रोथ के चांसेस कम रहते हैं, स्लो रहते हैं और इसमें आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराइए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसमें हेयर फॉल जो हो रहा है उसको रोका जा सकता है और धीरे धीरे करके हेयर ग्रोथ की जा सकती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इंडिया में वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन्स वगैरह की कमी, और ये मोस्ट कॉमन होती है फीमेल्स में। इसमें जो दो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन की डेफिशिएंसी। इसमें पेशेंट को कुछ कॉमन सिम्टम्स हो तो ये इजीली समझा जा सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या नहीं, जैसे कि लगातार या बीच बीच में पीठ में दर्द होना, थकान आना, घबराहट, चक्कर वगैरह। अगर ये सब रहता है तो आराम से आप कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी सोच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में या खाना बनाने की विधि में कुछ छोटी छोटी चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे ये ईजिली दूर किया जा सकता है। हेयर रीग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल भी होता है। हेयर लॉस एज रिलेटेड भी होता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स छोटे होते जाते हैं और हेयर की ग्रोथ भी कम होती जाती है। इसी तरह धीरे धीरे स्कैल्प पे, सर पे बाल्डनेस भी दिखने लगती है और बालों की डेंसिटी भी कम होती है, क्वालिटी भी कम होती जाती है, शाइन और लस्टर भी चला जाता है और उसके अलावा कलर भी चला जाता है, जिससे कि बाल ब्लैक से वाइट टर्न होने लग जाते हैं। टेलोजन एफ्लूवियम यानी कि चाइल्ड बर्थ, यानी कि फीमेल्स में डिलीवरी के बाद होना, कोई बहुत बड़ी इलनेस जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसके बाद बाल झड़ना, या कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया जैसे कि फैमिली में किसी फैमिली वाले की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, ऐसे कंडीशंस में जो हेयर लॉस होता है वो यूजुअली सडन होता है, अचानक से प्रेसिपिटेट होता है, बहुत सिवियर हेयर लॉस होता है, आपके पूरे पूरे कॉम्ब में हेयर ही हेयर दिखाई देंगे। इसे कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है, बट एक बात ध्यान रखने की है कि आजकल जो देखा जा रहा है फीमेल्स में डिलीवरी होने के बाद जो हेयर लॉस हो रहा है उसके साथ साथ धीरे धीरे वो हेयर लॉस बेसिकली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें हार्मोनल कंपोनेंट भी ऐड होना शुरू हो जाता है और बाल फिर धीरे धीरे वापस नहीं आते हैं। इसलिए चाइल्ड बर्थ के बाद जो हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपका 2 से 3 महीने तक छोटे छोटे बेबी हेयर्स दिखने स्टार्ट नहीं हुए तो आप जल्दी ही ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए। कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी कि इसमें जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो आपके बालों की जड़ के प्रति वर्क करने लगती है। इसमें धीरे धीरे स्टार्ट होता है और छोटे छोटे पैचेस में हेयर लॉस होता है। यूजुअली कॉइन शेप या गोल सिक्के नुमा एरिया से बाल झड़ना बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली पेशेंट बहुत सडनली इसको देखता है, उसको रियलाइज़ नहीं होता कि ये क्या हो गया, और ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। स्कैल्प से भी कभी कभी आईब्रोज और आई लैशेस भी जाने लगती हैं। ये भी ईजिली रिवर्सिबल होता है, पर इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसका अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए और तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए। इसमें ज़्यादा लेट नहीं की जाए। ज़्यादा सीवियर केसेस में पूरे बाल भी जा सकते हैं, जिसे एलोपेशिया टोटालिस भी कहते हैं।
ऑन्कोथेरेपी यानी कि मेडिसिनल थेरेपी पे या रेडिएशन थेरेपी पे रखा जाता है। तो जो ये थेरेपीज़ होती हैं वो बेसिकली जो भी फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स होती है उस पर काम करती है, इंक्लूडिंग द कैंसर सेल्स और इंक्लूडिंग द हेयर फॉलिकल्स यानी कि बाल की जड़ें। ये सारा का मल्टीप्लिकेशन रोक देती हैं, इसलिए सडन 1 to 2 डेज़ में बहुत सिवियर हेयर लॉस होता है और ऑलमोस्ट सारा बाल चढ़ जाता है। पर इसका भी आउटलुक अच्छा होता है। यूजुअली डॉक्टर्स ऑन्कोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के साथ आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऐड करते हैं, जिससे कि जब आपकी मेडिसिन रोक दी जाती हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके हेयर ग्रोथ वापस आ जाता है। हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेयर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। आजकल पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, हेयर कलरिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। बट भी हेयर लॉस हो सकता है। जैसे हेयर कलर के केसेस में अगर ये कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं और बाल की जड़ पे चले जाएँ और फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन करते हैं तो भी हेयर लॉस होता है। कभी कभी इन केसेस में टेलोजन एफ्लूवियम भी होता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ किया गया स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग में तो उसके बाद भी 1 या 2 वीक्स में बहुत सडन हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अच्छे क्वालिटी का हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अच्छी जगह से ट्रीटमेंट कराइए और जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए। रीग्रोथ के चांसेस अच्छे रहते हैं अगर हेयर फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ हो। हेयर लॉस भी बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसमें वेट गेन होता है, बॉडी पे जगह जगह पिगमेंटेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि नेक पे, फेस पे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और चेहरे पे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सारे सिम्टम्स आएँ और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 या 2 सिम्टम्स आएँ। ऐसी सिचुएशन में जल्दी डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा अच्छा रहता है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना जल्दी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी कि पीरियड्स इरेगुलर होना भी बहुत ही कॉमन है, तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। हेयर रीग्रोथ के चांसेस इसमें भी अच्छे होते हैं, पर ये ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, इसमें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हेयर लॉस में प्रिसिपिटेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि ओवरऑल थिनिंग होना, पार्टिंग का ज़्यादा बड़ा हो जाना, ये भी बहुत कॉमन होता है। तो इसके लिए वॉचफुल रहना है और जल्दी ट्रीटमेंट कराना है। जो मैं कॉज की बात करने जा रही हूँ उसमें परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है। जी हाँ, ये होता है इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन वाला हेयर लॉस। जब आपको बालों के जड़ों में छोटे छोटे पस वाले दाने होने स्टार्ट हो जाएं तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये पस वाले दाने सुपरफिशियल हैं तो यूजुअली हल्का फुल्का हेयर लॉस के साथ ख़त्म हो जाता है। बट अगर ये डीप है यानी कि बड़े बड़े फोड़े जैसे हो रहे हैं तो उसके साथ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, फाइब्रोसिस होती है, वो बाल की जड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक बार डिस्ट्रक्शन हो गया तो बाल वहाँ पर वापस नहीं आते हैं। इसलिए बालों की जड़ पे अगर छोटे पस के दाने वगैरह बन रहे हों तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। इसका भी जितना जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट होगा एंटीबायोटिक्स और मेडिसिनल क्रीम से, ये उतने जल्दी ठीक हो जाते हैं, उतना कम डिस्ट्रक्शन होता है और परमानेंट हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन को लेने से भी हेयर लॉस होता है और हो भी सकता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई मेडिसिन स्टार्ट करते ही आपको हेयर लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को वापस से दिखाइए, खुद से वो मेडिसिन बंद नहीं करिए। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनको सडनली बंद नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपके कंप्लेन को सुनेंगे और उस हिसाब से या तो वो उसका सप्लीमेंट या उसका कोई सब्स्टिट्यूट देंगे या फिर आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऐड करेंगे ताकि आपको जो हेयर लॉस हो रहा है वो कम हो। सोराइसिस के पेशेंट्स में स्कैल्प सोराइसिस भी बहुत कॉमन होता है। इनिशियल स्टेजेस में या अर्ली पैचेस में हेयर लॉस कम रहता है, पर अगर ये बहुत दिन सर पे बना रहे तो हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसके केसेस में जो हेयर लॉस होता है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है जब भी है सोराइसिस का पैच ख़त्म हो जाएगा। पर इसमें अर्ली ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हेयर लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लाइफ में स्ट्रेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और उससे रिलेटेड एक टाइप का हेयर फॉल होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया या पुलिंग आउट हेयर। इसमें क्या होता है, पेशेंट स्ट्रेस की वजह से या किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अपने बाल खुद ही नोचना स्टार्ट कर देता है या खींचना स्टार्ट कर देता है। ये भी टोटली ट्रीटेबल होता है। ज़रूरी है कि इसमें स्ट्रेस या जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको हटाया जाए, अर्ली डॉक्टर को दिखाया जाए और उसकी ये हैबिट यानी कि पेशेंट की ये हैबिट ख़त्म की जाए।
अगले जो कॉज की मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। जी हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो थायराइड के सप्लीमेंट पे होते हैं, बीच में लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं जब उनका थायराइड नॉर्मल होता है, या 1 या 2 महीना लेते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ हेयर लॉस होता है और अगर आपको फीमेल पैटर्न या एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस होने वाला होगा तो वो और जल्दी हो जाएगा, जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा अर्ली एज में ही। थायराइड की मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। हर 3 महीने पे या 3 मंथ्स पे T3, T4 और TSH का अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। थायराइड की मेडिसिन यूजुअली लाइफ लॉन्ग चलती हैं। हेयर फॉल का वेदर से भी रिलेशन है। जी हाँ, रेनी सीज़न में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसके भी 2 या 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हेयर की कुछ साइकिल होती है जिसमें ग्रोथ होता है, स्टैगनेंट या ट्रांजिएंट फेज़ होता है और उसके बाद फॉलिंग डाउन फेज़ होता है। यूजुअली हेयर की जो साइकिल है वो कंप्लीट ही होती है रेनी सीज़न में और इस वक्त हेयर फॉलिंग फेज़ स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हेयर फॉल होता है। दूसरा कॉज होता है ह्यूमिडिटी। बाल की जड़ प्रॉपरली सूख नहीं पाती, बाल की जड़ों पे मॉइस्चर रहता है जिससे वो थोड़े से वीक हो जाते हैं और ज़रा से भी ट्रैक्शन में या कोम करने में वो और झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा कॉज होता है कि रेनी सीज़न में डैंड्रफ बहुत बढ़ जाता है। जिनको हल्का फुल्का साल भर रहता है, जाड़े में और बरसात में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डैंड्रफ इटसेल्फ एक कॉज है हेयर फॉल होने का। तो ज़रूरी है कि आप कुछ मेडिसिन लेकर ईज़िली इसको कंट्रोल कर लीजिए। ये ईज़िली कंट्रोलेबल है और जैसे ही कंट्रोल में आता है आपका हेयर फॉल भी इसके साथ कंट्रोल में आ जाएगा। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं हेयर फॉल के ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगी। घर पे आप क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फूड में चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल में रहे, हेयर ग्रोथ अच्छी बनी रहे, और उसके अलावा मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, PRP और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं और इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।